हेलो चैम्प्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिमांड चैप्टर को कंप्लीट किया एंड इट इज़ चैप्टर 4 दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी बुक में इलास्टिसिटी कंसेप्ट को पहली बार डिस्कस किया था। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। किस में? डिमांड में, फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है ना, अदर फैक्टर्स परसेंटेज क्या हो रहा है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिख सकते हैं परसेंटेज इन डिमांड ऑफ एक्स, लेट सपोज एक्स कमोडिटी है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ एक्स। ठीक है, तो डिमांड ऑफ एक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है एंड एनी अदर फैक्टर। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या आ सकता है? तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट इन आवर सिलेबस ना ओनली वी विल डिस्कस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये दोनों हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है ये दोनों। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक, तो वो इस तरीके से है कुछ। देखिए, ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मीन्स हो जाए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना डिग्री रिस्पॉन्सिव चेंज हो रहा है डिमांड में फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, कि उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है, जो डिग्री है रिस्पॉन्सिवनेस की उसमें कितना चेंज हो रहा है ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज हुआ अपॉन में डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ये रिस्पेक्ट है प्राइस के, कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। ओके, सो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं? एक तो आ रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी इंटू में 100। ये चेंज इन क्वांटिटी जो है ना, देखिए ये होता है चेंज का साइन, ये होता है चेंज का, तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी ओरिजिनल थी इंटू में 100, इससे जो परसेंटेज आएगी उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी को अगर हम निकालना है, जैसे कि इसको निकालना है, चेंज इन क्यू को निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? जो न्यू क्वांटिटी है माइनस में ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। एंड थर्ड इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है? चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इंटू में 100। ठीक है, एंड इसको चेंज इन प्राइस को निकालेंगे कैसे? न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस। ठीक है, जब हम चारों को क्लब टुगेदर करके लिखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इंटू में 100 एंड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इंटू में 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, ये बचा हमारा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी एंड अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस, एंड जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस इंटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ये हमारा फार्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला हो गया, किसका? प्राइस इलास्टिसिटी का ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को हमें याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना, लेट सपोज एक न्यूमेरिकल है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। देखिए,
हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 4 यूनिट्स से 5 यूनिट्स, यानी पहले हम 4 यूनिट्स को डिमांड करते थे, अब हम 5 यूनिट्स कर रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज़ कितनी हुई 4 to 5 यूनिट्स। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस फ्रॉम ₹10 to ₹8। हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, एंड अगर प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉल हुआ है प्राइस में। अब हमें यहाँ पे निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इंटू में पी अपॉन क्यू। तो चेंज निकालने के लिए क्यू का क्या करेंगे, नई क्वांटिटी क्या है 5 यूनिट्स माइनस ओल्ड क्वांटिटी हमारे पास आ गया 1। चेंज इन प्राइस निकालने के क्या करेंगे, नया प्राइस क्या है हमारे पास 8 रुपीज़, नया प्राइस न्यू प्राइस, माइनस पे ओल्ड प्राइस 10 रुपीज़ आया -2, क्योंकि 10 का साइन नेगेटिव है तो, और 8 छोटा है 10 से, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी 4, एंड ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा 10। ठीक है, हमारे पास चारों चीज़ आ गए हैं 1 2 3 4। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम 1 लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे चेंज इन प्राइस इनटू में, ठीक है, इनटू में ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन में, सॉरी ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ है, फिर इसको हमने क्या 4, ठीक है, 2 5 10 एंड 5 1 में 4 आ गया, ठीक है, एंड 5 1 में 4 में डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, माइनस का 1.25। तो ये हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कर रहा है ये, इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव साइन इंडिकेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ईडी को हम -1.25 लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इज टेकन। ये नेगेटिव का साइन हम इलास्टिसिटी में नहीं लिखते, तो इसलिए सिर्फ 1.25 लिखेंगे। ये क्या, ये कौन सी इलास्टिसिटी है, ये हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है मोर देन 1 है। ठीक है, ओके, नहीं यहाँ पे इलास्टिसिटी मोर देन 1 नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव साइन अभी कंसिडर नहीं कर, लेकिन ये है तो नेगेटिव में इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी एक्चुअली में ईडी जो है लेस देन 1 है, ये लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। अभी लेस इलास्टिक का मतलब हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बोला वो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने ये नेगेटिव साइन सोचा कि ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये लेस देन 1 है। ठीक है, ईडी अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, लेस देन 1, मोर देन 1। इसकी डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ होती हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटीज़। ठीक है, लेट सपोज दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें प्राइस जो है हमारा राइज कर गया ₹8 से ₹10। यहाँ पे प्राइस जो है हमारा बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड फॉल कर रही है 5 यूनिट से 4 यूनिट। देखिए डिमांड कम हो रही है। कैलकुलेट ईडी यानी इलास्टिसिटी, तो वही हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे कि ये फार्मूला इसका। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी क्या है, पहले ओरिजिनल क्वांटिटी थी 4, सॉरी न्यू क्वांटिटी है 4, ये न्यू क्वांटिटी है, माइनस ओरिजिनल -1 आया जब इसको सॉल्व किया। चेंज इन प्राइस क्या है, न्यू प्राइस है 10, ओल्ड प्राइस है 8, माइनस के 2 आया। ओरिजिनल क्वांटिटी है 5, ओरिजिनल प्राइस है 8। जब हमने इसको पुट करा, ओरिजिनल क्वांटिटी है ओरिजिनल क्वांटिटी है 5, ओरिजिनल प्राइस है 8, वही हमने यहाँ पे लिखा। जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करा तो हमने पुट करा -1/2, ये वाला 1/2 इनटू में ये वाला 8/5। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया -4/5 एंड लास्ट में आया हमारा -0.8। तो हमारी इलास्टिसिटी हो गई 0.8। ठीक है, तो दोनों वाले कैलकुलेशंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, when the price of different commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in a different manner। इसका क्या मतलब है कि
जो प्राइस ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटीज़ चेंज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो चेंज होगी ना कमोडिटी की, वो रिएक्ट करेगी हर केस में डिफरेंटली। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ, यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन कितने डिग्री हुआ वो हम अब देखेंगे, किस तरीके से कितनी डिग्री में हुआ। ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है हर डिग्री, मतलब डिफरेंट डिग्रीज होते हैं, डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो पहला केस है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, देखिए व्हेन देयर इज़ एन इन्फिनाइट डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड, इन्फिनाइट डिमांड है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फिक्स है एक, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इन्फिनाइट डिमांड कर रहे हैं हम, हमारी डिमांड ख़त्म ही नहीं हो रही। एंड डिमांड बिकम ज़ीरो विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस। लेकिन अगर प्राइस में ज़रा सा भी राइस हुआ, देखिए अभी तो हम इतनी सारी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अगर प्राइस में ज़रा सा भी राइस हुआ, प्राइस ज़रा सा भी बढ़ा, तो हमारी डिमांड ज़ीरो हो जाएगी उस टाइम पे। देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। उस केस में जो डिमांड होगी वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। देखिए समझ आया आपको किस तरीके से हुआ? इन्फिनाइट डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और डिमांड ज़ीरो हो जाएगी अगर स्लाइटली प्राइस इंक्रीज हुआ ज़रा सा भी। देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में जो डिमांड होगा ना, इलास्टिसिटी होगी वो इन्फिनाइट होगी और डिमांड कर्व होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और इलास्टिसिटी होगी इन्फिनाइट। देखिए अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज प्राइस जो है हमारा 30 सेम है, प्राइस सेम है, तो हम डिमांड जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी 100, कभी 200, कभी 300। यही लिखा था कि सेम प्राइस पे हम इन्फिनाइट डिमांड कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम कुछ यूँ बनेगा, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे हमेशा और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। प्राइस देखिए हमारा फिक्स है, डिमांड हमारी ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल कर्व। क्यों? क्योंकि प्राइस हमारा सेम है बट डिमांड हमारी इन्फिनाइट है, कितनी भी हम इसको और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, कितनी भी हो सकती है डिमांड। बट एक चीज़ है, अगर इसमें एक ज़रा सा भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ ना तो डिमांड हमारी ज़ीरो हो जाएगी। इसका डायग्राम नहीं है लेकिन हम इसको कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक का केस में यही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और डिमांड हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइस सेम है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला केस। रियलिटी में हम ऐसा नहीं करते, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होती रियलिटी में। सेकंड केस है परफेक्टली इन इलास्टिक। अभी तो इलास्टिक पड़ा, अब इन इलास्टिक है। देखिए व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस। जब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, डिमांड फिक्स है, डिमांड है फिक्स, हम उसको चेंज ही नहीं कर रहे, उसको चेंज ही नहीं कर रहे। प्राइस फिक्स, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक है डिमांड। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे प्राइस चेंज होने की वजह से, डिमांड फिक्स रहेगी हमारी। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस वाले केस में क्या थी, इलास्टिसिटी इन्फिनाइट थी, देखिए। ठीक है, इस वाले केस में इलास्टिसिटी ज़ीरो है और डिमांड कर्व जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर मैंने एक्स एक्सिस बोला तो उसके लिए सॉरी, ये वाई एक्सिस है, देखिए। ठीक है, डिमांड कर्व है परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए प्राइस कितना है, 20 से 30, 30 से 40 हो रहा है, लेकिन डिमांड जो है हमारी 100 ही है, सेम डिमांड है, डिमांड सेम है। प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए। ठीक है, इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट, होता नहीं है, जनरली होता नहीं। लेकिन अगर हम एक चीज़ कंसिडर करें कि लेट सपोज हमारी बहुत ही नेसेसिटी गुड है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है उसकी, तो उसका प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तो हमें उसको उतना कंज्यूम करना ही होगा। नेसेसिटी क्या होती है, एक फिक्स होती है, हमें एक लिमिट तक की ही उसकी ज़रूरत होती है ना। उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती, उससे कम की नहीं होती, एक फिक्स क्वांटिटी हमें ज़रूरत होती है। नेसेसिटी कुछ भी हो सकती है, लेट सपोज हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन एक बहुत रेयर क्वालिटी का सॉल्ट है, उसकी हमारे को ज़रूरत है ही, तो उसका प्राइस चाहे बढ़े या चाहे कम हो। नॉर्मली तो हम अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो हम सॉल्ट का कंजम्पशन कम कर सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन अगर इसका देखिए यहाँ पे सॉल्ट है
तो प्राइस अगर कितना भी बढ़ जाए, हमें सॉल्ट खाना है तो हम खाएंगे ही, ठीक है ना। हमें वाटर चाहिए तो चाहिए, वो नेसेसिटी है हमारी। तो ये जो देखिए, चाहे ये डिमांड हमारी इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने लिमिट तक ही खाएंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, चाहे उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा ना, तो भी हमें उतनी डिमांड चाहिए होगी। तो ये डिपेंड नहीं करता प्राइस पे, इसीलिए इसकी डिमांड जो है इलास्टिसिटी वो ज़ीरो होती है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है इट डजंट एग्जिस्ट, बस कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं कि ये सॉल्ट या कुछ नेसेसिटी गुड है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेसेसिटी गुड की केस में ये एग्जिस्ट करता है। एक सेकेंड गाइस, ओके। मैंने सॉल्ट का एग्जांपल लिया, लेकिन हम और रेयर एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम प्राइस पे करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इन रियलिटी जर्नली इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप कर्व आपको ध्यान रखना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बोला मैंने। ये जो है मेन जो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, इलास्टिसिटी कितनी है, और अगर डायग्राम बनाना है तो ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बना सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है ना। हमने परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, उसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर, जो क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज है चेंज की, वो मोर है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन मोर देन परसेंटेज इन प्राइस। यानी कि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का, वो ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज। इसी को कहेंगे हाईली इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी वन से ज़्यादा होगी, मोर देन वन होगी, और जो डिमांड कर्व होगा वो फ्लैटर होगा, एंड इट्स स्लोप इज़ इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट सपोज प्राइस है 20 से 10 हो गया, कम हो गया प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है 20 से 10 हुआ, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स देखिए डिमांड की एकदम से 200 यूनिट बढ़ गया, ठीक है ना, 100 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया, ओके। सो इसमें इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है ना क्वांटिटी का, वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका डायग्राम देखिए, ये है, यहाँ पे इलास्टिसिटी मोर देन वन है। ये डायग्राम फ्लैटर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैटर कर्व है। फ्लैटर का मतलब होता है थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ फ्लैट होना, एकदम भी ऐसा भी नहीं हॉरिजॉन्टल हो जाना, ये भी नहीं है, बट हल्का सा ये ऐसे बेंड होगा, राइट एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइन होगा थोड़ा, ठीक है। देखिए ये प्राइस था हमारा P, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। ये P था हमारा प्राइस, और ये हमारी थी क्वांटिटी, ठीक है। ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी। देखिए प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी हमारी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। तो ये एरो देखिए, छोटा एरो है, ये एरो बड़ा है, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कम है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी ये ज़्यादा है, ये छोटा है, ये कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है चेंज, ठीक है ना। बॉक्स का ये फ़र्क देखिए, बॉक्स का एरिया देखिए कम है और ये एरिया ज़्यादा है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैट बनेगा, और ये जो होगा इलास्टिसिटी इसकी 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कौन से केस में होता है? लाइक AC, DVD प्लेयर और हाईली इलास्टिक डिमांड होती है इनकी। क्योंकि देखिए हाईली इलास्टिक डिमांड इसकी क्यों होती है? क्योंकि अगर थोड़ा सा प्राइस कम हुआ तो लोगों को ये होता है कि अब यार इसकी डिमांड, प्रेस का प्राइस कम हुआ, इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी उस तरीके से थोड़ा महंगा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस वजह से हम लेट सपोज यहाँ पर हमने AC का एग्जाम्पल लिया है, तो AC का अगर ज़रा सा प्राइस में डिक्रीज़ होगा ना, तो उसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऐसा, ठीक है। मेन हमें इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है, डायग्राम से मतलब है, क्या इलास्टिसिटी है उसकी, और इसकी डेफिनेशन से। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। ये फ्लैटर है कर्व, ये इसकी स्लोप किस तरफ इंक्लाइंड है, ये सब याद रखना है, ठीक है। फोर्थ केस है लेस इलास्टिक डिमांड।
अभी हमने हाईली इलास्टिक पढ़ा, अब लेस इलास्टिक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसमें उल्टा है, अब यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ट्राइंगल जो है ये चेंज का साइन होता है, चेंज कहते हैं इसको। यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होगी और डिमांड कब होगा, चीपर एज स्लोप इज इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है, स्टीपर कर्व होगा थोड़ा सा। अभी देखिए थोड़ा सा स्टीप कर्व है, अभी उसके ऊपर वाला कर्व थोड़ा सा फ्लैट था, इस तरीके से देखिए फ्लैट था, थोड़ा सा फ्लैट कर्व था बन रहा था एक्सेस की तरफ, लेकिन अभी थोड़ा सा सीधा स्टीपर का देखिए, ये तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टीप करने के लिए ये जो है हल्का सा बेंड होगा इस तरफ की तरफ, ये इस तरफ की तरफ, एंड ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा। देखिए प्राइस हमारा कम हुआ बट डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। देखिए पहले वाले केस में डिमांड 100 से सीधा 200 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 से 120 बढ़ी यूनिट्स। यहाँ पे 10 यूनिट्स का अगर प्राइस चेंज हुआ तो ठीक है। देखिए इस प्राइस पे हम ये डिमांड कर रहे थे इतनी क्वांटिटी, लेकिन इसका प्राइस कम हुआ, तो ऐसा नहीं है हमने डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाई, हमने डिमांड बढ़ाई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसलिए देखिए प्राइस का जो एरो है वो ज़्यादा बड़ा है, बट ये क्वांटिटी डिमांडेड का एरो छोटा है। यानी ये वाला बॉक्स जो है इसका एरिया ज़्यादा है और इस बॉक्स का एरिया कम है, और ये इसलिए थोड़ा सा चीप कव बन रहा है, डिमांड कव हमारा। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी हमारी। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हुआ एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। ये कौन से केस में हो सकता है, कमोडिटीज़ लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। यहाँ पे भी सॉल्ट का एग्जाम्पल इसने हमने इसीलिए लिया क्योंकि अगर मान लीजिए सॉल्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, मान लीजिए इतना हो गया, तो क्या हम ज़्यादा सॉल्ट मांगने लगेंगे? नहीं ना, सॉल्ट तो हमें उतना ही चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अगर प्राइस ज़्यादा भी चेंज हो रहा है तो भी हमारी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगी उस केस में। इसीलिए सॉल्ट, इसीलिए वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल जो है हम हमारी जितनी कंजम्पशन नीड है उतनी ही लेंगे, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। वेजिटेबल खरीद हम बेचने के लिए नहीं ले रहे, हम कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं। तो कमोडिटी अगर इसका प्राइस कम भी हो गया तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसकी डिमांड एक लिमिटेड तक ही बढ़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे भी हमने इसको लिया है लेस इलास्टिक डिमांड में। बट लेट सपोज कोई बहुत रेयर हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे मेडिकल टर्म्स में हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो जो हमने केस पढ़ा था, ये वाला केस, ये वाला देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, बहुत ज़्यादा रेयर केस है, तो उसका प्राइस कितना भी हो। मान लीजिए किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या वो पे नहीं करेगा? प्राइस ज़्यादा होगा तब भी वो पे करेगा, क्योंकि उसको डिमांड उतनी चाहिए। लेकिन उसकी डिमांड एक लिमिट तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा कि अगर बहुत फ्री में मिल रही है तो भी हम ले लेंगे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रेयर केस में हो सकता है। लेकिन जैसे हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट थोड़ा इसमें कैटेगरी में आ जाएगा। मान लीजिए सॉल्ट और वेजिटेबल, इसका वेजिटेबल एक परफेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेस इलास्टिक का वेजिटेबल इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब यूनिटरी इलास्टिक की बात कर रहे हैं। हमने 4 केस पढ़ लिए अभी तक। अब है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है? जब परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांड है ना, वो इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो सच कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमें याद रखना। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होगी और डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एक शेप होती है, देखिए ये है शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, हल्का सा ऐसा कर्व बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच द टोटल एरिया एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम। टोटल एरिया एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, मतलब इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल की इक्वल है। इसका मतलब ये है, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है ना प्राइस में, वो उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। लेट सपोज कि प्राइस में चेंज हो रहा है 20 से 10 परसेंटेज चेंज जो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, परसेंटेज चेंज जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 20 से 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 100 से 200 होना चाहिए था इक्वल करने के लिए। लेकिन हम यहाँ यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज की बात कैसे करेंगे? देखिए लेट सपोज परसेंटेज चेंज कितना है,
परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो चेंज इन पी कितना है, चेंज इन पी है 10 - 20 - 10, ओरिजिनल है 20 इंटू में 100, ठीक है। तो ये इससे कटा 2 × 5 = 10, हो गया हमारा -50, 50% का चेंज हुआ। अब हम क्वांटिटी में चेंज निकालेंगे, क्यू है यहाँ पे इंटू में 100, क्यू हमारा कितना चेंज हुआ देखिए, 150 से 100 गया तो 50 अपॉन में 100 इंटू में 100, यही है, ठीक है। ये 100 से 100 गया, क्या आया 50 आया, 50 यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, यानी कि परसेंटेज चेंज दोनों में सेम हो गया। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, ना कि इस तरीके से कि यहाँ पे 20 से 10 हुआ है तो यहाँ पे 100 से 200 होना चाहिए, नो, वो वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स बता रहे हैं हम, लेकिन जब यूनिट्स को हम परसेंटेज चेंज की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो दोनों परसेंटेज सेम आ रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल की तरह भी समझा दिया किस तरीके से निकालते हैं, हमें पता ही है किस तरीके से इलास्टिक परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड की शेप बन गई है। तो प्राइस में अगर इतना चेंज हुआ तो क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज होगा, देखिए परसेंटेज चेंज होगा उतना ही। देखिए ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ठीक है, ये एरिया इक्वल है, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने, और इसमें कमोडिटीज आ सकती है, लेकिन स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, एक्स्ट्रा जनरली हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा, ज़्यादा लोग नहीं उसको डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमने स्कूटर एक बार ले लिया तो हम बार बार डिमांड थोड़ी करेंगे, हमने व्हीकल एक बार ले लिया तो हम बार बार डिमांड थोड़ी करेंगे, चाहे उसका प्राइस कितना ही कम ना हो जाए, हमारे को जितनी ज़रूरत है हमने ले लिया। रेफ्रिजरेटर भी हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि हम रख लेंगे 10 फ्रिज ला के, फ्रिज तो हम उतना ही रखेंगे, रेफ्रिजरेटर जितनी हमारे स्पेस होगा, जितनी हमें जगह होगी। तो इसकी डिमांड ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। हमने पांचों केस पढ़ लिए, अब पांचों केस का एक डायग्राम है यहाँ पे, ये देखिए, ये है, देखिए परफेक्टली इलास्टिक होता है तो ED = इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट डिमांड एट द सेम प्राइस। इसका कर्व है, देखिए ये डिमांड का सीधा बना एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इन इलास्टिक, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल है, सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस। तो देखिए कितना भी प्राइस हो, कितना भी डिमांड इतनी ही रहेगी हमारी, ठीक है। हाईली इलास्टिक है, मोर देन 1, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसका फ्लैटर कर्व बनता है, एंड दैट इज ये रहा फ्लैटर कर्व, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और लेस इलास्टिक में लेस देन 1 है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए ये थोड़ा सा स्टीप कर्व बना, लेस देन 1 में, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फाई एक्सिस। एंड यूनिटरी में इज इक्वल टू 1, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए इलास्टिसिटी का कर्व सीधा बना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 1 है। अब एक चीज़ और नोटिस करिए, जो फ्लैटर कर्व होगा ना वो मोर इलास्टिक होगा, आपने देखा ही होगा, देखिए फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक। देखिए स्टीपर है थोड़ा सा, इसीलिए इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। देखिए फ्लैटर है थोड़ा, इसीलिए हाईली इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कर्व थोड़ा फ्लैटर है, आपको एग्जाम में जैसे ये फ्लैट कर्व है, थोड़ा सा ये फ्लैट कर्व है, तो ये मोर इलास्टिक होगा एज़ कम्पेयर टू इस कर्व की, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीप है, सीधा खड़ा हो रहा है। स्टीपर का मतलब थोड़ी स्लोप स्टीप है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, व्हेन टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर देन द फ्लैटर कर्व, जो फ्लैटर कर्व है ना वो मोर इलास्टिक होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फ्लैटर कर्व, लेट सपोज ये प्राइस है हमारा, इस प्राइस पे दोनों जो कर्व हैं वो एक सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सा लेस इलास्टिक है। लेकिन लेट सपोज प्राइस बढ़ गया, प्राइस जैसे ही बढ़ा तो जो मोर फ्लैटर कर्व होगा ना, देखिए उस पर ज़्यादा इफेक्ट आया, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कम हुई। देखिए जो फ्लैटर कर्व है ना वो हाईली इलास्टिक वाला, मोर इलास्टिक वाला, तो प्राइस के चेंज होने से, बढ़ने से, ये देखिए इसकी क्वांटिटी डिमांडेड Q2 पे आ गई, ठीक है, यानी कम हो गई, ज़्यादा कम हुई। लेकिन वही उस चीपर वाले कर्व पे देखिए थोड़ा फ्लैट स्टीपर कर्व था ये, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, चेंज देखिए यहाँ पे चेंज कम हुआ, प्राइस के बढ़ने से भी, ज़्यादा बढ़ने से भी प्राइस क्वांटिटी चेंज कम हुई। लेकिन यहाँ प्राइस के बढ़ने से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड से चेंज ज़्यादा हुई। तो ये जो कर्व है ना फ्लैटर वाला, ये हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक है, और जो स्टीपर कर्व है वो लेस इलास्टिक है, ठीक है।
इट मीन्स डिमांड इज़ मोर इलास्टिक इन केस ऑफ फ्लैटर कर्व DD। इस केस में फ्लैटर कर्व में ज़्यादा होगी इलास्टिक एज़ कम्पेयर टू D1 चीपर कर्व। ये D1 कर्व है, तो इस चीपर कर्व है यहाँ पे लेस इलास्टिक होगी, यहाँ पे मोर इलास्टिक होगी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है एंड इसके सारे केसेस को मैंने अच्छे से आपको सामने प्रेजेंट कर दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एग्जाम में। मेजर जो है न्यूमेरिकल यही वाला आएगा, आपको ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। और ये नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इंडिकेट करता है इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ये नेगेटिव आता है, ये इसको हम इग्नोर करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखेंगे नेगेटिव हटा के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमने देख ही लिया, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सब। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये फॉर्मूला रट के जाइए। ये मैंने समझाने के लिए, आपको निकालने के लिए डेरिवेशन दिखाई। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ये है फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, आपको ये होना चाहिए कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन चेंज इन प्राइस परसेंटेज का। एंड ये हमने ये वाला केस हमें करना है, ये वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमने ये वाला डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से डिस्कस करा, 5 केस डिस्कस कर लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला भी आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये आएगा नहीं मुझे पता है। प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड ही आएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, बाकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्या होती है। ठीक है, एंड हमने इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिमांड को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए एंड नोट्स डाउनलोड करने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।